हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? चलो बच्चों, मैंने आपको कहा था कि मैं चैप्टर नंबर 9 की मैं आपको पीडीएफ भेज दूँ, सॉरी वीडियो भेज दूँगी, बराबर है। पर थोड़ा वक्त निकल गया तो मैं आज आपको ये वीडियो भेज रही हूँ। ओके, ये पूरा पार्ट आप रीड करके समझोगे तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने इसके पॉइंट बना लिए और उसके हिसाब से मैं आपको ये चैप्टर है वो समझाती हूँ। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि यह पाठ है ममता। उसमें एक पिता को अपनी बेटी के लिए चिंता है। तो ये पिता है जो चूड़ामणि, वो रोहतास दुर्ग के मंत्री है, वहाँ के ये मंत्री हैं और दुर्ग पर शेरशाह अधिकार करना चाहते हैं। तो चूड़ामणि है, उसका मंत्री पद उनसे छीनने वाला है, वो उसको पता है। तो उन्हें अपनी बेटी ममता के भविष्य की चिंता है। उनकी बेटी है ममता, उसको ये मंत्री है जो चूड़ामणि, उनको उनकी पुत्री जो है ममता, उसकी भविष्य की चिंता है। ममता विधवा है, विधवा होना यानी कि उसका पति है वो मर गया है, तो वो ममता है वो विधवा है और चूड़ामणि उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। बराबर, आप सबको सब लोग जानते हैं कि पिता को अपनी पुत्री की बहुत ही चिंता होती है, बराबर है। तो ये पिता है, उन्हें भी अपनी विधवा बेटी की भविष्य की चिंता है। वो चाहते हैं कि उनका भविष्य, वो ममता का भविष्य सुरक्षित कर दे, ऐसा वो चाहते हैं। अब है ममता, जो चतुर शेरशाह है चूड़ामणि, वो अपनी बेटी को चांदी की थालों में सोना भरकर रिश्वत देता है, बराबर है। आप देख सकते हो कि ये जो चिंतामणि है वो अपनी बेटी को रिश्वत के तौर पर, बराबर है, वो चांदी की थालों में अपनी बेटी को सुवर्ण यानी कि सोना है वो भरकर देते हैं। उत्कोच यानी कि रिश्वत, बराबर है, वो देता है। तो चूड़ामणि चाहते हैं कि ममता उसे अपने पास रख ले। एक पिता है, वो अपनी बेटी को चांदी के थाल भरकर सोना देता है और वो चाहता है कि ममता इन्हें स्वीकार कर ले। चूड़ामणि यह चाहता है पर ममता इसे अपने पास रख ले, ऐसा चूड़ामणि है वो सोचता है, चाहता है, पर ममता इसे स्वीकार नहीं करती। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ममता है वो यह भेंट है वो स्वीकार नहीं करती है, वह इसे अनर्थ मानती है, बराबर है। ममता है वो इस भेंट को अनर्थ मानती है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसा वो मानती है। चूड़ामणि ममता को मूर्ख मानता है। चूड़ामणि है जो, वो ममता को मूर्ख मानता है, बेवकूफ मानता है। अगले ही दिन डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं। दुर्ग पर शेरशाह का अधिकार है, तो वो अगले दिन डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं। चूड़ामणि जो है वो चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उनका वध कर दिया जाता है, बराबर है। तो चूड़ामणि की पुत्री ममता किसी तरह वहाँ से बच निकलती है। उन्हें ममता ने भेंट स्वीकार नहीं की है, बराबर है। तो चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उनका वध कर दिया जाता है। तो चूड़ामणि की पुत्री कैसे भी बचकर ममता किसी तरह वहाँ से बच निकलती है। वह काशी में उत्तर में स्थित एक स्तूप के खंडहर में आश्रय लेती हैं। वो है वहाँ से भाग गई, ममता वहाँ से बचकर निकल गई और वह काशी है, वहाँ पर एक स्तूप है। तो वह स्तूप के खंडहर
में आश्रय लेती है। एक खंडर है, वहाँ पर वो अपना आश्रय लेती है। फिर क्या होता है, फिर ममता है वो वहाँ पर छुप जाती है, बराबर है, वहाँ पर आश्रय ले लेती है। फिर स्तूप यानी कि बोध होते हैं, मठ होते हैं ना बोध के, वो स्तूप यानी कि। तो एक रात दीपक के प्रकाश में, एक रात दीपक के प्रकाश में ममता गीता का पाठ कर रही थी। गीता का पाठ है वो ममता कर रही थी। तो उसी समय एक भीषण और हताश व्यक्ति उसकी झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हुआ, बराबर है, वो गीता के पाठ कर रही थी। उस समय एक आदमी भीषण और हताश निराशा व्यक्ति उसकी झोपड़ी के द्वार पर, उसके दरवाजे पर आकर खड़ा रहा। वह मुगल बादशाह हुमायूं था। वो कौन था? मुगल बादशाह हुमायूं। चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर वह जान बचाने के लिए भाग निकला था, बराबर है। चौसा का जो युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह के पराजित होकर वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकला था। वह बहुत प्यासा और थका हुआ था। हुमायूं को बहुत ही प्यास लगी थी और बहुत ही थक गया था। ममता ने पानी पिलाकर उसके प्राण बचाए। फिर ममता ने उसे पानी पिलाया और उसके प्राण है वो बचाए। हुमायूं ने ममता से रात भर के लिए उसकी कुटी में आश्रय मांगा। वो हुमायूं है वो ममता को कहता है कि क्या मैं आपकी झोपड़ी में रात भर रह सकता हूँ, आश्रय ले सकता हूँ। तो ममता ने अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन किया। ममता है वो बहुत ही नेक थी, तो ममता ने अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन किया, बराबर है। हमारे यहाँ पर अतिथि देवो भव, अतिथि के बहुत ही अतिथि का मान करा जाता है और अतिथि देवो भव माना जाता है, वो भगवान है ऐसा माना जाता है। तो ममता ने भी यह आदर्श का पालन किया और हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर वह पास की टूटी हुई दीवारों के पीछे चली गई। हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया और पीछे जो टूटी फूटी दीवार थी उसके पीछे वो चली गई। देखो बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ से ही आपको उसको सीमित है वो कर एक्सप्लेन करके आपको समझाती हूँ। ओके, चलो आगे है। अगले दिन सुबह हुमायूं के साथी उसे खोदते हुए वहाँ पहुँचे, बराबर है। उसके जो साथी थे वो हुमायूं को सोते सोते उसके पास पहुँच गए, उसे खोज रहे थे। हुमायूं झोपड़ी से निकलकर बाहर आया। हुमायूं है वो ममता की झोपड़ी में से बाहर आया। उसने ममता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की इच्छा की और पर ममता है वो तो दिन भर मृगदाव में छिपकर बैठी रही, बराबर है। वो हुमायूं है वो झोपड़ी से निकला बाहर और उसने ममता के प्रति ममता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की इच्छा की, पर ममता है वो तो दिन भर मृगदाव में छिपकर बैठी रही। आप सोचते होंगे मृगदाव यानी कि शिकारियों से बचने के लिए मृगों के छिपने का वन, बराबर है क्या? मृगदाव यानी कि शिकारियों से बचने के लिए मृगों के छिपने का वन। वो है वो तो दिन भर
मृगदाव में छिपकर बैठी रही और हुमायूं ने चलते समय अपने साथी मिर्जा से कहा, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया। हुमायूं है वो अपने सैनिक को कहता है, बराबर है, अपने जो साथी है मिर्जा उसे कहता है कि मिर्जा, तुम इस स्त्री को मैं कुछ दे तो नहीं पाया, पर तुम इसका घर बनवा देना, क्योंकि इस स्त्री ने मुझे आश्रय दिया, विश्राम करने को दिया, बराबर है, मुझे आश्रय दिया, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया, इसलिए मिर्जा तुम इस स्त्री को घर बना देना। तो 47 साल बीत गए और ममता 70 साल की हो चुकी थी। उसके जीवन का अंत भाग आ गया था, बराबर है, वो 70 साल की हो गई थी, तो उसके जीवन का अंत भाग यानी कि उसके मरने की घड़ी आ गई थी, बराबर है, वो बूढ़ी हो चुकी थी। उसके जीवन का जो हम कहते हैं ना, उसके मरने के जो दिन थे वो नज़दीक आ गए थे, वो बूढ़ी हो गई थी। तो उस समय मिर्जा के बनाए हुए चित्र के आधार पर एक घुड़सवार ममता की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसे बादशाह अकबर ने उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा था, बराबर है। 47 साल बीत गए और ममता 70 साल की हो चुकी थी और उसके जीवन का लास्ट जो टाइम था वो चल रहा था। उस समय मिर्जा के बनाए हुए चित्र के आधार पर एक घुड़सवार ममता की झोपड़ी के पास पहुंचता है, वो जंगल में ममता की झोपड़ी के पास आता है, क्योंकि उसे बादशाह अकबर ने उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा था, क्योंकि वहाँ एक रात उसके पिता ने विश्राम किया था, बराबर है। अकबर के पिता थे जो हुमायूं, उन्होंने एक रात विश्राम करने के लिए इस बुढ़िया की कुटिया में आश्रय लिया था। तो ममता ने उस घुड़सवार को अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ मकान बनवाओ या महल, मैं तो अब अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। वो क्या कहते हैं कि तुम यहाँ पे मकान बनाओ या महल बनाओ, कोई भी बनाओ, पर मैं चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ, यानी कि स्वर्ग में, बराबर है, अब मैं स्वर्ग में जा रही हूँ। बाद में ममता की झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बना, बराबर है, वो मर गई, स्वर्ग में चली गई। उसके बाद, बराबर है, उसके बाद ममता की झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बना, उसमें हुमायूं का नाम था, जिसकी याद में वह बनवाया गया था, और शहंशाह अकबर का नाम था जिसने उसे बनवाया था, ममता का कहीं नाम न था। ओके, तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, बराबर है, क्योंकि ये जो रीड कर मैं आपको समझाती तो आपको कुछ समझ में न आता। ओके बच्चों, तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया है, बराबर है, इसकी PDF भी मैं आपको भेज दूँगी। चलो अब हम शब्दार्थ देखते हैं। प्रकोष्ठ, तो भवन के फाटक के पास का कमरा। तृणगुल्म, घास का समूह, झाड़ी। तीक्ष्ण, तो तेज। प्रवाह यानी बहाव। वेदना यानी पीड़ा, दुख। विकल्प यानी बेचैन। व्यथित यानी पीड़ित। दुहिता यानी पुत्री, कन्या, बराबर है। चलो, विकीर्ण होना यानी कि फैल जाना। उत्कोच, तो घूस या रिश्वत। प्राचीर यानी चार दीवारी। विभूति, तो समृद्धि, प्रभुता। विपन्न यानी संकटग्रस्त, विपन्न यानी कि संकटग्रस्त। आतताई यानी अन्यायी, दूसरों को त्रास देने वाला। विरक्त यानी कि खिन्न, दुखी। मृगदाव
तो शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो। जीर्ण तो वृद्ध, जर्जर, टूटा फूटा। ओके, तो ये चैप्टर है वो ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ में आज आपको भेज दूँगी, तो आप अपने लिथो में कंप्लीट कर लेना अच्छे राइटिंग करके। ओके बच्चों, तो हमारा सिलेबस है वो यहाँ पर पूरा होता है। ओके, चैप्टर 1 से 9 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो आज पीडीएफ भी भेज दूँगी और आप अपने लिथो कॉपी में लिख लेना। ओके, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके बेटा, तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। ओके, बाय बच्चों।